अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि गवर्नर रूगातोस काई कबीले में पहुंच गया था और उसने अपने सिपाहियों को गवर्नर कोसिस वाली वर्दियां पहनाई हुई थीं ताकि वो उस्मान को हकीकत दिखा सके। इस किस्त के आगाज़ में गोंजा खातून काई कबीले की खवातीन को लेकर कालीनों के कारखाने में पहुंचती है तो वहाँ पहले से ही कुछ और खवातीन काम कर रही होती हैं। यह देखकर गोंजा पूछती है, ये खवातीन कौन हैं? तो गोकचे कहती है, ये किजल कबीले की खवातीन हैं गोंजा खातून, ये कालीनें बनाने आई हैं। गोंजा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? बाला खातून ने ऐसा करने से मना किया था। गोकचे कहती है, इन्हें मैं नहीं बल्कि मलून खातून ने बुलाया है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उनसे कहो। यह सुनकर गोंजा गुस्से में कहती है, हम सिर्फ बाला खातून का हुक्म मानेंगे, इन खवातीन को फौरन वापस भेज दो। इतने में मलून खातून आ जाती है और कहती है, गोकचे और दूसरी खवातीन मेरे हुक्म पर यहाँ आई हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहना। यह कहकर मलून और गोकचे एक तरफ चली जाती हैं। इतने में बाला खातून भी आ जाती है तो गोंजा उसे सारी सूरत हाल बता देती है, जिसे सुनकर बाला काफ़ी गुस्से में आ जाती है। दूसरी यानी मरकजी खेमे में गवर्नर रूगातोस कह रहा था, बलाजिक में कुछ माहिर और मशहूर उस्ताद हैं उस्मान साहब, वो वही वर्दियाँ और डाल बना सकते हैं जो हरमान काया किले के जंगजुओं के पास होती हैं। यही वो जाल है जो कोशिश ने आपके लिए तैयार किया है, इस जाल में मत आएँ। उस्मान कहता है, अगर मैं उसके जाल में आ जाता तो आप तो मेरे सामने बात ना कर रहे होते। यह सुनकर रूगातोस खुश हो जाता है। फिर उस्मान कहता है, मैं अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान हूँ, मैं तुम्हारे खेल अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा सच को सामने लाने पर यकीन रखता हूँ रूगातोस। रूगातोस कहता है, मैं भी हकीकत को सामने लाने का उतना ही ख्वाहिशमंद हूँ जितने आप हैं उस्मान साहब, फिर मिलते हैं। यह कहकर रूगातोस बाहर निकल जाता है। इसके बाद उस्मान कहता है, तमाम निशानात एक ही तरफ जा रहे हैं, जो भी ग्रेगोर को लेना चाहता है उसी ने ये सब किया है। हम पादरी ग्रेगोर को कबीले से बाहर लेकर जाएंगे, जो भी उसे लेना चाहता है यकीनन वो ये मौका हरगिज़ नहीं गंवाएगा। उस वक्त हम समझ जाएंगे कि दुश्मन कौन है। दूसरी तरफ बाला खातून मलून खातून के पास जाकर कहती है, मलून खातून, क्या मैंने बताया नहीं था कि हमें बाहर की खवातीन की ज़रूरत नहीं है? मलून कहती है, आप दुरुस्त कह रही हैं बाला खातून, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि मैं भी इस कबीले की खातून हूँ और काम में मदद के लिए मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बाला कहती है, लेकिन इस कबीले की खवातीन की सरदार खातून मैं हूँ, जब हर कोई अपनी मनमानी करेगा तो इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा, कबीले का एक निज़ाम है। मलून कहती है, मैं एक सरदार की बेटी हूँ बाला खातून, कबीले का निज़ाम मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नीयत साफ़ है, वक्त कम है और मैं मदद करना चाहती हूँ। यह सुनकर बाला रजामंद हो जाती है और सब खवातीन को काम शुरू करने का हुक्म दे देती है। दूसरी जानिब पादरी ग्रेगोर और इंद्रियास इबादत करने में मसरूफ़ थे। कुछ देर बाद उस्मान अंदर दाखिल होता है और कहता है, पादरी साहब, मैं कहता हूँ कि आपसे आप सोगत के गिरजाघर में आज़ादी से अपनी इबादत करें। यह सुनकर ग्रेगोर काफ़ी हैरान होता है तो उस्मान कहता है, आप हैरान ना हों, यह हमारे अजीम पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो जहाँ भी होते थे कभी उन्होंने गैर मुस्लिमों की जानो माल को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई और ना ही उनके ईमान को नुकसान पहुँचाया। मैं भी उन्हीं का पैरोकार हूँ। आप हमारे मेहमान हैं, मेरे सिपाही आपको सोगत लेकर जाएंगे। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है और बाहर आकर गोकतुग और साल्तो को कहता है, आप दोनों पादरी ग्रेगोर को सोगत लेकर जाएंगे। अंदर ग्रेगोर और इंद्रियास बहुत खुश थे। ग्रेगोर कह रहा था, रूगातोस तक पहुंचने का इससे बेहतरीन मौका और नहीं हो सकता। बाहर एक आदमी जिसका नाम बहादुर था, वो मुसलसल उस्मान और उसके सिपाहियों पर नज़र रखे हुए था। इसी दौरान मरकजी खेमे के सामने काफ़ी सारे घोड़े खड़े किए गए थे ताकि उस्मान उन घोड़ों में से किसी एक को चुन ले। इतने में उस्मान भी वहाँ आ जाता है तो लोहार दाऊद उसे मुख्तलिफ घोड़ों का तारुफ कराने लगता है, लेकिन उस्मान को कोई घोड़ा पसंद नहीं आता। इसी दौरान कुमराल अब्दाल भी एक घोड़ा लिए खड़ा था। फिर वो उस्मान को आवाज़ देकर कहता है, इस घोड़े को मुराद कहते हैं, यह आपका हमसफ़र बनना चाहता है। यह सुनकर उस्मान घोड़े के करीब आ जाता है और उसका जायज़ा लेने लगता है। कुछ देर बाद उस्मान कहता है, दाऊद उस्ताद, यही घोड़ा ठीक है, अभी मैं एक अहम काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपने नए दोस्त के साथ जाना चाहिए। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। सोगत के चर्च के अंदर एक बूढ़ा शख्स मौजूद था। इतने में उस्मान के सिपाही पादरी ग्रेगोर और इंद्रियास को लेकर अंदर आ जाते हैं। ग्रेगोर को देखकर बूढ़ा शख्स हल्का सा मुस्कुराता है। इसके बाद इंद्रियास एक पानी के बर्तन को जानबूझकर नीचे गिरा देता है तो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं इन्हें उठा लेता हूँ। यह कहकर वो नीचे बैठ जाता है तो पादरी ग्रेगोर भी उसकी मदद के बहाने नीचे बैठ जाता है। इस दौरान वो बूढ़े शख्स को एक खत पकड़ा देता है जो उसने कबीले में लिखा था और फिर वो बूढ़ा खत छुपाकर बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब काई कबीले में बहादुर मलून खातून के पास मौजूद था। मलून कह रही थी, काश के उमर साहब भी यहाँ होते और अपने नवासे की तकरीब देख पाते। तो बताओ बहादुर, क्या उमर साहब अपनी मंजिल पर पहुँच गए होंगे?
بہادر کہتا ہے میرے خیال میں اب وہ جگہ کربلا میں تبدیل ہو چکی ہوگی، انشاءاللہ وہ جلد واپس لوٹ آئیں گے۔ ملہون کہتی ہے آپ عثمان صاحب کو عمر بے کی کمی محسوس نہ ہونے دیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ویسا ہی کریں۔ بہادر کہتا ہے آپ بے فکر ہو جائیں ملہون خاتون، یہ کہہ کر بہادر باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف آیا نکولا اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لے کر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، وہ ترگت کے قبیلے پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور بیزانتینی قافلہ جا رہا تھا جس کے قریب ترگت اور اس کے سپاہی گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ جب وہ قافلہ قریب آتا ہے تو ترگت حملے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ قافلے کے تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور پھر مال غنیمت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب وہ بوڑھا شخص بلیجے قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے گورنر روگاتوس، پادری گریگور نے آپ کے لیے یہ خط دیا ہے۔ روگاتوس فوراً وہ خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے جس پر لکھا تھا میں شیطان کے ہاتھوں میں ہوں، کائی قبیلے کے سردار عثمان کے پاس۔ یہ پڑھ کر روگاتوس سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ آدمی کہتا ہے میرا نام یون ہے، میں قسطنطنیہ سے پادری گریگور کا دوست ہوں اور اب میں سوگت کے گرجا گھر میں ہوتا ہوں۔ روگاتوس کہتا ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں یون، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھا شخص چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف بہادر گورنر کوسس کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے کہہ رہا تھا آپ کے حکم کے مطابق میں نے آنکھ جھپکے بغیر اس خیمے پر نظر رکھی ہے۔ 2 لوگوں کو خیمے سے باہر نکالا گیا لیکن میں ان کے چہرے نہیں دیکھ سکا، وہ انہیں گھوڑا گاڑی میں چھپا کر سوگت کے گرجا گھر میں لے گئے ہیں، وہ لوگ ابھی تک وہیں ہوں گے۔ یہ سن کر کوسس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان اور اس کے سپاہی سوگت کے راستے میں کھڑے تھے۔ عثمان کہہ رہا تھا جس نے بھی ہمارے ساتھ غداری کی ہے وہ پادری کو پکڑنے کے لیے ہم پر حملہ کرے گا، آپ سب تیار ہو جائیں۔ اسی دوران کاتالونیا والے آدمی بھی سوگت کے راستے کے قریب گھات لگا کر بیٹھ چکے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے۔ دوسری جانب نکولا اپنے سپاہیوں کو لے کر ترگت کے قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح قبیلے کے کئی سپاہیوں اور عام لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ نکولا بار بار ترگت کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس قبیلے کا سردار ترگت کہاں ہے؟ دوسری طرف گوکتوگ اور سالتوگ سپاہی ایک گھوڑا گاڑی لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں کاتالانیہ والے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کاتالانیوں والوں کے بہت سے آدمی مارے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا سربراہ بھاگنے لگتا ہے تو عثمان کہتا ہے گوکتوگ اسے بھاگنے مت دینا،